हॅलो एव्हरीवन. आज पुन्हा एकदा बीएलच्या लेक्चरमध्ये सर्वांचं स्वागत. आपण मागच्या लेक्चरला सेकंड आपला जो काही युनिट आहे तो संपवलेला आहे आणि आज आपण तिसऱ्या युनिट पर्यंत येऊन पोहोचलोय. तर थर्ड युनिट जो आहे त्यामध्ये कंपनीज ऍक्ट 2013 अशा पद्धतीची ज्या काही प्रोसेस आहेत किंवा कंपनीसाठी जे ऍक्ट्स आहेत तर त्यानुसार आपल्याला एमओए एओए काय आहे, मीटिंग्स कशा लावल्या जातात, कंपनीमध्ये जे काही असणार आहे मग त्याचे प्रॉस्पेक्टस आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा आपल्याला या युनिटमध्ये करायची आहे. यामध्ये मोस्ट ऑफ देम तुम्हाला मुळात कंपनी म्हणजे काय तर आपल्याला सगळ्यात पहिला मुद्दा जो आहे तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी तो स्टडी करण्यापूर्वी मी तुम्हाला थोडीशी इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट म्हणून कंपनीची माहिती देणार आहे, इंट्रोडक्शन देणार आहे. सो आपण बघूया. द वर्ड कंपनी इज अन अमलगमेशन ऑफ टू लॅटिन वर्ड्स, कॉम मीनिंग विथ ऑर टुगेदर अँड पॅनिस मीनिंग ब्रेड. आता तुम्ही म्हणाल ही काय खाण्याची गोष्ट आहे का मॅडम? कंपनीचं ठीक आहे की कॉम मीनिंग विथ ऑर टुगेदर म्हणजे काय की बरोबर असणं. कंपनीमध्ये भरपूर लोक काम करतात हे तुम्हालाही माहितीये, मलाही माहितीये. पॅनिस मीनिंग ब्रेड. मग ओरिजिनली त्यांनी पुढे एक्सप्लेन केलंय की ब्रेड असं सांगण्यामागचं मीनिंग जे आहे पॅनिसचं तर रिझन काय आहे? इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हू टूक देअर मील्स टुगेदर. एकत्र जेवण करतात म्हणजे जसं की एकत्रित येऊन कामासाठी ते एकत्र जेवण करतात आणि एकत्र राहतात. याचं मीनिंग आपण जनरली म्हणू शकतो की त्याला आपण कंपनी म्हणतो. कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉर्पोरेट मीनिंग बॉडी इन इंग्लिश. म्हणजे त्याला कॉर्पोरेट असं म्हणतात कंपनीला. इंग्लिशमध्ये जसं कंपनी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हू हॅव कम टुगेदर और हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड मनी फॉर सम कॉमन पर्पज अँड हू have incorporated themselves into a distinct legal entity in the form of company for that purpose. म्हणजे काय की कंपनी म्हणजे नक्की काय आहे? एकत्रित येणं, कॉन्ट्रीब्युशन करणं, मनी कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे कॉमन पर्पज साठी ते लोक एकत्र आलेले असतात. कंपनी जेव्हा तयार होते जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कंपनी का मेन पर्पज क्या है? एक साथ अगर वो लोग आते हैं, एक साथ काम करते हैं तो उनका पर्पज सेम सिमिलर होगा. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. यानी कि हर एक की जो पर्सनालिटी है, हर एक मेंबर्स जो कंपनी में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कंपनी उनके थ्रू बनती है तो एक उसकी अलग एंटिटी है. त्याला आपण म्हणू शकतो एक वेगळं अस्तित्व आहे तिचं. लक्षात आलं? ते कुठल्या पर्टिक्युलर एका मेंबरसाठी ती कंपनी त्या मेंबरच्या नावे नाही. तर जेव्हा ते मेंबर्स एकत्रित येऊन ती फॉर्म केली जाते कंपनी तेव्हा तिचं एक वेगळं अस्तित्व असणार आहे. ती एक लीगल एंटिटी असणार आहे. ओके. सो इथे आपण बघू शकतो अंडर सेक्शन 220 defines company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. म्हणजे काय की कंपनीचं मीनिंग त्यांनी एक्झॅक्टली दिलंय. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. यानी कि जो एक्ट बनाया गया कंपनी के लिए, जैसे मैंने बताया कि 2013 के अंदर जो कंपनी का एक्ट बना तो इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग क्या है कि उसे ज्याला आपण मराठीत म्हणू शकतो कायदेशीर मान्यता आहे. अशा पद्धतीची प्रिव्हियस कंपनी लॉ म्हणजे तुम्हाला कंपनीसाठी जे काही लॉज तयार केलेले आहेत त्या लॉज नुसार तुम्हाला मागे जे काही लॉज तयार झाले त्या लॉज नुसार त्या ऍक्ट नुसार तुम्हाला कायदेशीर मान्यता असलेली अशी कंपनी. बरोबर ना? मग आता यामध्ये तुम्हाला एक प्रोव्हिजन दिली की अंडर सेक्शन 3(1)(r) of the Act 1956 defines a company as a company formed and registered under this act or an existing companies. An existing company means a company formed and registered under any of the previous company law. यानी कि जब भी ये पीपल्स एक साथ आते हैं, एक अलग एंटिटी बनती है, कंपनी तैयार होती है, तो ये कंपनी कब फॉर्म होती है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको. त्याला पण म्हणतो ना निनावी असं काही होणार नाहीये. तुमची आयडेंटिटी तुम्हाला कशी मिळते की त्याचं रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तुम्हाला करावं लागेल. रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. तो आपको अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ
उसके थ्रू आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा और उस फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इज दैट क्लियर? तब जाके ये कंपनी क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहलागी, यानी कायदेशीर मान्यता असलेली कंपनी असेल. इज दैट क्लियर नाउ? व्हाट इज मीन बाय कंपनी? देन we have to see the characteristics of a company or advantages of corporation. As the characteristics are unique to the company and also formed to overcome the drawbacks of partnerships, they are also called as advantages of incorporation. Following are the characteristics. Let's see first one, incorporated association, legal person, corporate personality, liability, perpetual succession, hold and dispose property, transferability of shares, seal, and shoe and be shoed. Now see one by one. First one is इनकॉर्पोरेटेड असोसिएशन. असोसिएशन म्हणजे काय असतं, एक संघटना असते. शिक्षक संघटना आहेत, बऱ्याच संघटना आपल्याकडे काम करतात. तर तशी एक कायदेशीर मान्यता असलेली अशी एक संघटना म्हणजे काय, तर असं तिला कॅरेक्टरिस्टिक पहिलं आहे कंपनीचं. कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज ये इनकॉर्पोरेटेड होगी क्या? नहीं होगी. अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है एज पर आवर प्रीवियस लॉज, तो फिर हम उसे कंपनी नहीं कह सकते, उसकी एक अलग एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं हो सकती. ओके, सो द अंडर द कंपनीज एक्ट, इन अदर वर्ड्स इट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एसोसिएशन दैट क्रिएट्स द कंपनी. अभी एक बार रजिस्ट्रेशन होगा तो एसोसिएशन बनती है, दैट क्रिएट्स कंपनी. दैट मींस उसमें जितने भी मेंबर्स है, तो किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है. कंपनी कैन बी फॉर्म एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो एसोसिएशन किस टाइप के होगी? असोसिएशन का मीनिंग क्या आहे की संघटना ज्याला आपण म्हणतो, बरोबर ना. मग ती कंपनी फॉर्म होताना ती कशा पद्धतीच्या असोसिएशन्स त्यामध्ये असतील, तर कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी, अनलिमिटेड कंपनी, अशा पद्धतीने ही एक कंपनी फॉर्म केली जाईल. बरोबर, त्याचं एक सेपरेट अशी एंटिटी, लीगल एंटिटी असेल. सो यहाँ पे उन्होंने और एक चीज है, एनी ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ कंपनीज मे बी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. अंडर द Act 2013, in a special type of private company, one person company can also be formed. One person company को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? OPC. ओके ना. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वन पर्सन कंपनी है, दैट मीन्स मिनिमम नंबर जो मेंबर्स है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, तो वन पर्सन रहेगा. दैट मीन्स वन नॉमिनी. मैक्सिमम नंबर नॉट एप्लीकेबल. ओके, मतलब यहाँ पे ओनली वन पर्सन कंपनी है, सो नॉट एप्लीकेबल मैक्सिमम नंबर. प्राइवेट में क्या होगा, मिनिमम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है, 2 मेंबर्स का. मैक्सिमम नंबर्स होंगे 200. पब्लिक कंपनी जो है उसके अंदर मिनिमम नंबर है 7 और मैक्सिमम नंबर इज अनलिमिटेड. ओके, मतलब कि अगर कंपनी फॉर्म हो रही है, प्राइवेट टाइप की कंपनी है, पब्लिक टाइप की कंपनी है, तो उसके अंदर मेंबर्स का कितने मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होना जरूरी है, इसके लिए ये चार्ट आपको दिया है. सो इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आप बोलोगे कि आर्टिफिशियल क्यों है, यहाँ पे तो मेंबर्स है, तो फिर आर्टिफिशियल क्यों कहा गया? So let's see, company on registration is given more or less the some status of an individual, but as the company is an entity created by law, it is called an property. Sorry, it is called an artificial legal person, and thus the company has the right to acquire and dispose of the property, to enter into contract with third parties in its own name, and to sue and be sued in its own name. यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि कंपनी का एक अलग क्या है, अलग एंटिटी है. इसमें बहुत सारे मेंबर्स भी है, तो मेंबर्स की आइडेंटिटी उसमें नहीं आती है. जब भी ये कंपनी फॉर्म होती है उसका एक अलग एंटिटी बन जाती है, और दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी को उन्होंने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा है. क्यों कहा है? दो कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ सिटीजन एंड कैन नॉट एंजॉय द राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट. तो
आर्टिफिशियल क्यों है उसका भी रीजन दिया, इट इज नॉट अ सिटीजन एंड कैन नॉट एंजॉय द राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कोई एक ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कंपनी मेरी है, उसमें तो बहुत सारे मेंबर्स है ना, हमने पहले ही बताया कि किसी एक की वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। So it is an artificial legal person. Okay. So third thing is that independent corporate personality. अभी इंडिपेंडेंट क्यों है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। जब भी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसकी एक सेपरेट क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। सो विच इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स हु कंस्टिट्यूट इट। जिसने वो कंपनी फॉर्म की है उस मेंबर्स से वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी एक जो भी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग बनती है। उसमें डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसने भी, शेयर होल्डर से, कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे हालात में वो जो मेंबर्स है उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है और जो कंपनी है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। सो इट इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है। Okay, the creditors of the company can recover their money only from the company and the property of the company। यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर्स कौन है, कौन क्रेडिट करने वाला है, तो आपको अगर आपकी मनी रिकवर करनी है तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि एक कोई मेंबर कंपनी का। समझे ना, क्योंकि कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी पर्सनालिटी है। सो दे कैनॉट शो इंडिविजुअल मेंबर्स एंड सिमिलरली द कंपनी इज नॉट इन एनी वे लायबल फॉर द इंडिविजुअल डेब्टर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। So the property of the company is to be used for the benefit of the company and not for the personal benefit of the shareholders। अभी मैंने शेयर्स उसमें ऐड कर दिए, मैं शेयर होल्डर हूँ, तो ये कंपनी जो फॉर्म हुई है वो मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, पर्सनल बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर्स उसका यूज नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, तो कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज की जाएगी। यानी कि कंपनी की ग्रोथ करनी है, कंपनी मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, कंपनी जो भी कुछ बना रही है बिजनेस के थ्रू, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें अगर आपको आगे जाना है तो कंपनी का बेनिफिट किस चीज में है, उसके लिए आप ये जो मनी है, क्रेडिट है, जो भी है वो सब आप यूज करेंगे। पर्सनल बेनिफिट के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। ओके ना। सो नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दिया, आप लोग इसे कम कर सकते हैं, जितना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लायबिलिटी। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन। सी, अभी कंपनी को सेपरेट पर्सन क्यों कहा गया है, इज द ओनर ऑफ इट्स असेट्स। कंपनी क्या है, सेपरेट पर्सन है, सेपरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऑब्वियसली इट इज द ओनर ऑफ इट्स असेट्स। उसके पास जितने भी असेट्स है उसकी जो ओनरशिप है वो कंपनी के हाथ में, एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज। यानी कि उसके थ्रू हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी लायबल कंपनी है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसकी पर्सनालिटी देखनी पड़ेगी कि मुझे इससे कुछ प्रॉफिट होगा, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इसके बारे में सोचने के लिए मुझे कंपनी की लायबिलिटीज के बारे में पता होना जरूरी है, उसके असेट्स के बारे में पता होना जरूरी है। एट दैट टाइम द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द liability, and the company is limited by shares, the liability of the shareholder is up to the value of shares। अगर कंपनी, जैसे मैंने कंपनी फॉर्म कैसे होती है वो फर्स्ट इसमें आपको टॉपिक्स दिखाए थे कि कंपनी उसके अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इस तरह की अगर उसकी आइडेंटिटी है तो शेयर होल्डर्स को क्या पता चलता है कि एक्चुअल उसकी वैल्यू ऑफ शेयर्स उसके समझ में आता है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी थ्रू सच अमाउंट एज द मेंबर्स गारंटी। आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय की लायबल असणं, लायबिलिटी असणं, म्हणजे कर्जफेड कशा पद्धतीने केली जाऊ शकते। कंपनीवर एखादं कर्ज आहे, बरोबर, मग ती लायबिलिटी जी आहे तिच्याकडे ऍक्च्युअल किती असेट्स आहेत, त्यामध्ये त्यांच्याकडे असणारे शेअर होल्डर्स किती आहेत, किती इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यानुसार आपण ती लायबिलिटी काय करू शकतो, डिसाइड करू शकतो।
मग इथे तुम्हाला पुढचा पार्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये दिला प्रिपेच्युअल सक्सेशन. आता या प्रिपेच्युअल सक्सेशन मध्ये तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय समजते बघा. कंपनी एन्जॉयज प्रिपेच्युअल एक्झिस्टन्स. आता ज्याला आपण म्हणतो कायम टिकून राहणार, निरंतर, चिरंतन ज्याला आपण असं म्हणतो, हमेशा रहने वाला. कंपनी एन्जॉयज प्रिपेच्युअल एक्झिस्टन्स. मैंने जैसे बताया कि ये सेपरेट पर्सनैलिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है इसका, तो प्रिपेचुअल एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि वो हमेशा के लिए कंपनी एंजॉय कर सकती है. इट विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर्स डाई. जैसे कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, बहुत सारे मेंबर्स आने के बाद, और थ्री टाइप्स मैंने जो फर्स्ट टॉपिक में आपको दिखाया उस तरह से कंपनी फॉर्म हो गई. तो उसमें से कोई एक मेंबर अगर उसकी डेथ होती है तो कंपनी उसका एग्जिस्टेंस तो पूरा फिनिश नहीं होने वाला. कंपनीचं अस्तित्व संपतं का एखादा मेंबर जर त्याची डेथ झाली त्यापैकी तर नाही. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अँड कॅन बी पुट टू एन एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी कंपनी फॉर्म करना, इसके लिए भी लॉ की जरूरत है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. एट दैट टाइम यू हैव टू गेट अ सेपरेट पर्सनॅलिटी. म्हणजे काय की तुम्हाला तुमचं अस्तित्व तयार करण्यासाठी सुद्धा लॉचा वापर करावा लागेल. आणि जेव्हा तुम्हाला त्याचा एंड करायचा आहे, कंपनीचा एंड कसा होतो, तर त्यासाठी सुद्धा लॉ मध्ये प्रोव्हिजन दिलेली आहे. आणि ती प्रोसेस तुम्हाला फॉलो केल्यानंतरच काय होईल, त्या कंपनीचं अस्तित्व संपेल. अगर कंपनी फॉर्म हुई है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पे उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वो अगर एंड करना है तो वो भी एज पर लॉ आपको प्रोसेस दी जाएगी और उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं. यहाँ पे कोई एक मेंबर की डेथ होने की वजह से कंपनी का एग्जिस्टेंस तो फिनिश नहीं होने वाला. इज दैट क्लियर? प्रीपेचुअल सक्सेशन. नेक्स्ट थिंग इज दैट होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. कंपनी कैन होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मेंबर्स प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा. जैसे मैंने बताया कि कंपनी के पास जो भी असेट्स है वो खुद के असेट्स है, वो कंपनी की ओनर, मतलब कि ओनर कौन है, कंपनी है उस असेट्स की. सो यहाँ पे होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये राइट्स किसको दिए है, कंपनी खुद क्या करेगी, वो होल्ड करेगी उस प्रॉपर्टी को या असेट्स को. डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. कंपनी का जो भी नेम आपने दिया है, अभी हम आगे जाके ये भी चीज देखने वाले हैं कि कंपनी का नाम या नेम किस तरह से हम फाइनल कर सकते हैं. जैसे हम लोग बच्चे का नाम रखते हैं घर में, न्यूबॉर्न बेबी अगर है, उसका नाम रखना है तो हम मम्मी और डैडी का नाम मिला के एक थर्ड नेम कोई भी बीच में तैयार कर देते हैं. तो हमारा जैसा इस तरह से क्या है कि कभी कभी ज्याला आपण म्हणतो देवाची नावं ठेवली जातात, अगदी ईश्वर सुद्धा ठेवलं जातं. मग आता कंपनीचं नाव ठेवायचं तर त्यासाठी सुद्धा काही लॉने तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन्स टाकलेले आहेत. सो इथे आपण तो पार्ट पुढे नंतर बघणार आहोत. इथे काय आहे की जी प्रॉपर्टी कंपनीची आहे ती कंपनी स्वतः होल्ड करेल किंवा डिस्पोज करेल. ते राइट्स फक्त कंपनीकडेच असतील. प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी कैनॉट बी ट्रीटेड एज मेंबर्स प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा. यानी कि जो मेंबर्स है उनकी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है. ओके ना. तो डिस्पोज करना या होल्ड करना ये राइट्स किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अभी शेयर्स को किस तरह से ट्रांसफर करना है, तो ये भी चीज जो है वो कंपनी डिसाइड करेगी. द शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. However, in between a public and private company, it's easier in the former when compared to the latter. ओके. यानी यहाँ पे उन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि इट्स इजियर इन द फॉर्मर व्हेन कंपेयर टू द लैटर. ओके. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक कॉमन सील. आप कोई भी 7 कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे के भी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंपनी रजिस्टर तो की है, कभी कभी कंपनी ऐसी फिजिकली मतलब कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो इट एक्ट्स थ्रू द डायरेक्टर्स. कंपनी है तो वो चलाता कौन है, तो
चलाने के लिए तो डायरेक्टर्स रहेंगे, द डायरेक्टर्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डायरेक्टर्स की जो बॉडी है, बॉडी मेंबर्स है, वो चलाते हैं। अंडर द 1956 एंड 2056 एंड 2013 एक्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन सील वाज मैंडेटरी, and however under Companies Act 2015, having a common seal of the company upon incorporation has been made non-mandatory। मतलब कि अगर कंपनी को सील करना है, कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील, मतलब क्या है, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी wherever the company has appointed a company secretary। यानी कि कॉमन सील नहीं हो सकता इसके लिए। अमेंडमेंट क्या है, एक्ट क्या है, तो कॉमन सील के लिए उन्होंने जो एक्ट दिया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि 1956 और 2013 एक्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन सील वाज मैंडेटरी। कॉमन सील भी हम कर सकते हैं कंपनी को, इट्स अ मैंडेटरी, मतलब हे करणं तुम्हाला आवश्यक असेल किंवा कंपल्सरी असेल कॉमन सील करणं। लक्षात आलं? मे शो अँड बी शो, company having its own independent existence can show in its own name। म्हणजे तिचं स्वतंत्र एक अस्तित्व आहे, इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स है, तो ऑब्वियसली इट कैन शो इन इट्स नेम। ओके ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो आपके लिए ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज में। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये आपको डिफरेंस दिया है यहाँ पे, आई थिंक डिफरेंस है, तो उसके बाद जेड से डिफरेंस ये क्या, यस, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। तो हम लोग प्राइवेट और पब्लिक के बारे में जब भी जानकारी लेंगे तो उसमें आपको जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी के अंदर किस तरह की प्रोविजन होगी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, जैसे मैंने बताया कि हम लोग आगे और भी डीप में देखने वाले हैं कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, कि उसका नाम क्या होना जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को अगर इनवाइट करना है तो किस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं कि आप मेरे कंपनी के मेंबर बनो, तो यहाँ पे वो प्रोविजन दी है। फोर्थ वन है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस किस तरह का बनाया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी को ट्रांसफर करने हैं शेयर्स तो उसके लिए कौन से रिस्ट्रिक्शंस है। सो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव लेस देन 2 एंड मोर देन 200। मतलब कि इसके अंदर जो मेंबर्स है कैनॉट हैव लेस देन 2, प्राइवेट कंपनी है फिर भी उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स का होना तो जरूरी है और मोर देन 200 मेंबर्स भी इसमें हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज दैट इन पब्लिक कंपनी कैनॉट हैव लेस देन 7 मेंबर्स। यहाँ पे 7 मेंबर्स मिनिमम होना जरूरी है पब्लिक कंपनी के अंदर। नो मैक्सिमम हैज बीन फिक्स फॉर इट, यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम नंबर्स का जो ये है वो नहीं दिया है रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे फिक्स ऐसे ऐसे ऐसा कुछ ये नाही दिया आहे त्यांनी तुम्हाला कुठला असा फिक्स नंबर दिलेला नाहीये। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम मध्ये काय, प्रायव्हेट कंपनी मस्ट ऍड द वर्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ऍट द एंड ऑफ इट्स नेम। जसं आपण आता आपल्याकडे बघतो की नहीं, बरेच लोग नावाच्या समोर अभी अगर आप लोग देख सकते हैं कि आपका भी नाम है मोहम्मद अली लगा लेते, अली लगाते, मतलब वो कंपल्सरी रहता है कि अगर ये नाम है तो उसके आगे ये लगाओ। काही लोक पाटील लावतात, बरोबर ना? तुमचं सरनेम काय आहे, तर त्याच्यानुसार तुम्ही पाटील घराणा आहे तर पाटील लावणं मस्ट आहे। आणखी प्रत्येक रिलिजन मध्ये असे काही रूल्स दिलेले आहेत की त्यामध्ये त्या नावाच्या पुढे तुम्ही त्या पद्धतीने काय करता की ऍड केलं जातं ते दुसरं नाव। तसं प्रायव्हेट कंपनीमध्ये आहे की प्रायव्हेट लिमिटेड हा वर्ड लास्टली तुम्ही देणं खूप गरजेचं आहे प्रायव्हेट कंपनी असेल तर, आणि पब्लिक कंपनी असेल तर असं काही रिस्ट्रिक्शन असणार नाही। आता
इन्व्हिटेशन कसं दिलं जाईल प्रायव्हेट कंपनीमध्ये? जर पब्लिक साठी तुम्हाला इन्व्हिटेशन तयार करायचं, प्रायव्हेट कंपनी कॅनॉट इन्वाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। अभी प्राइवेट वाले तो कोई इन्विटेशन देते ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। सो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, पब्लिक कंपनी इन्विटेशन फॉरवर्ड करती है, पब्लिक कंपनी हैज टू डू सो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट prospectus और स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे उन्होंने प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट में क्या बताया कि नो प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस बनाती नहीं। प्रोस्पेक्टस क्या चीज है, अभी आप लोगों को भी इतनी अच्छी तरह से इस जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ तो हार्ड कॉपी मिली नहीं, सॉफ्ट कॉपी में मिला होगा। तो आपने 12th तक तो देखा होगा कि एडमिशन लेने के बाद एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है कि उस कोर्स के अंदर या आपका सिलेबस क्या है, आपकी फीस क्या है, गैदरिंग कब होगा, हॉलीडेज कब है, वो सब इंफॉर्मेशन उस जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया वहाँ के डायरेक्टर्स कौन है, किस मतलब पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर किस टाइप का कंटेंट होता है ये तो आप लोगों को पता है। सो प्राइवेट कंपनी तो ऐसा कुछ प्रोस्पेक्टस बनाती ही नहीं है। ओके, पब्लिक कंपनी मस्ट फाइल ए प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के सामने वो फाइल करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को कि आपके अंदर आपकी जो भी प्रोविजन है कंपनी की वो सब डिटेल्स उस प्रोस्पेक्ट के अंदर होंगे। ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इफ प्राइवेट कंपनी हैज अ शेयर capital, it imposes some restrictions on the right of its members to transfer their shares in the company। मतलब क्या है, if private company has a shares capital, that means it imposes some restriction on the right of its members to transfer their shares in the company। प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ restrictions दिए जाते हैं कि जब भी आपको ये करना है, शेयर्स ट्रांसफर करने हैं या मेंबर्स है उनको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। पब्लिक कंपनी के अंदर देख सकते हैं आप, इन पब्लिक कंपनी देयर नीड नॉट बी एनी सच रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर ट्रांसफर करने तो आप कर सकते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए नहीं है। ओके, 6 पॉइंट है आपका इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 पॉइंट के अंदर प्राइवेट कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स टू आउटसाइडर्स। प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि न्यू शेयर्स आउटसाइडर्स के लिए प्रोवाइड करती है, इशू करती है। पब्लिक कंपनी मस्ट ऑफर न्यू शेयर्स फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रो रेटा अनलेस द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग डिसाइड अदरवाइज। यानी कि पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो है फर्स्टली उनके लिए प्रोविजन की जाएगी। अगर कोई भी नए शेयर्स है तो उनके लिए इंक्वायरी फर्स्टली आप अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू करेंगे। उसके बाद अगर मेंबर्स नहीं मिल रहे तो अनलेस द मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग डिसाइड, यानी कि मीटिंग के थ्रू वो लोग डिसाइड करेंगे कि आउटसाइडर्स कौन होगा, इसमें इसके लिए ये प्रोविजन की जाएगी। ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, इट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी तो ऑब्वियसली 1 डायरेक्टर होगा, एटलीस्ट यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। पब्लिक कंपनी के अंदर देख सकते हैं 3 डायरेक्टर्स रहेंगे। अभी यहाँ पे रिम्युनरेशन किस तरह का है, यानी मानधन ज्याला पण म्हणतो नो रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स है उनके लिए रेमुनरेशन कितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, रूल नहीं है। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हम लोग डिसाइड करते हैं ना फ्रेशर्स के लिए सैलरी कितनी होगी, जो सीनियर्स है उनके लिए प्रमोशन किस तरह से दिए जाएंगे, इसका एक क्या रहता है फॉर्मेट रहता है किसी किसी इंस्टीट्यूट में। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे रिम्यूनरेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वो फिक्स रहेगा, एक फिक्स अमाउंट में दिया जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट थिंग प्रिविलेजेस, यानी कि राइट्स कौन से होंगे आपके हाथ में। विशेषाधिकार ज्याला पण म्हणतो इट एन्जॉयज अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस दैट इज exemptions from certain provisions of the Companies Act 1956।
यानी कि इनके हाथ में बहुत सारे राइट्स है, प्रिविलेजेस है। प्राइवेट कंपनी में इट डज नॉट एंजॉय प्रिविलेजेस, पब्लिक कंपनी ये एंजॉय नहीं कर सकती, इनके हाथ में बहुत सारे राइट्स नहीं है। और लास्ट पॉइंट है बोरोइंग ऑफ लोन्स। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स कैन बोरो फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज and directors cannot borrow from public company except with the prior approval of the central government. public company है तो central government का approval लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे हम चलते हैं अभी। एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस नहीं है, हम नहीं लेने वाले ये टॉपिक। अभी हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA दैट इज कॉल्ड। आप सिलेबस अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा कि MOA का टॉपिक है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो, फर्स्टली आपको जो दिया है, जस्ट लाइक अ कंट्री इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री की पहचान किसके थ्रू होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कंपनी इज नोन बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे ये कंपनी की एक पहचान है, आइडेंटिटी है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह की है। इट इज अ charter of a company. In other words, the memorandum of association is the document which contains the rules regarding the constitution, activities or objects of the company. तो इसके अंदर जो रूल्स है, जो डॉक्यूमेंट है ये MOA का, तो उसके अंदर क्या प्रोविजन है, रूल्स है। रूल्स किस रिलेटेड है, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक्टिविटीज इसके अंदर कौन से होंगे, और इसका इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगर समझ में आता है तो भी हमें पर्सनालिटी समझती है। कंपनी भी एक सेपरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ऑब्वियसली उसकी जानकारी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, उसका MOA देख के भी हमें पता चलेगा कि ये जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप की है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट समझ में आएंगे। इट इज द फ्रेमवर्क विद इन व्हिच कंपनी परफॉर्म, यानी एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग इस एंटिटी की जो पहचान है इसके थ्रू, MOA के थ्रू हो सकती है। ये जो मेमोरेंडम इट सर्व्स टू पर्पसेस। द फर्स्ट बीइंग इट हेल्प्स द शेयर होल्डर टू नो ऑल अबाउट द कंपनी। सो हम यहाँ पे देख सकते मेमोरेंडम का जो भी है उन्होंने बताया यहाँ पे अंडर सेक्शन 256 defines memorandum, means the memorandum of association of company as originally framed or as framed or altered from the time to time in pursuance of any previous company law or of this act. यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी है, तो कंपनी का जो भी MOA है, जो फ्रेम बनाई जाती है उसकी, तो इसमें चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम। क्यों चेंजेस आते हैं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या थे, हमें अगर पर डे इतना सेल करना है, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे पर डे 100 पैकेट सेल करने हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, मार्केट तो पूरा बंद है, लोग ज्यादा मार्केट में जाना पसंद नहीं कर रहे या डरते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंजेस आ गए ना, यहाँ पे हमने अगर इतना बढ़िया टारगेट रखा है तो ऑब्वियसली वो अचीव नहीं होने वाला कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, तो श्योरली हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और किसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो रूल्स बनाए जाते हैं, कंपनी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्टिविटीज अगर मेमोरेंडम के अंदर है, तो कंपनी लॉ क्या कहता है, प्रीवियस कंपनी लॉ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कभी कभी लॉ में भी चेंजेस आते हैं ना, हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे उस तरह से कंपनी को भी इस MOA के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। So the memorandum of association is one of the essential prerequisite of incorporating any form of company under the act. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये MOA है, इसके अंदर क्या कंटेंट है
वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज तक के लिए यहाँ पे रुकते, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते। बहुत इजी टॉपिक है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी तैयार होगा। ये जो यूनिट है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी है तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आपने ध्यान से देखा। तो अगर आप कोई कंपनी भी बनाना चाहते हैं तो कंपनी किस तरह की होगी, कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोविजन होंगे, किस तरह से उसका नाम रखा जाएगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपके लिए बेनिफिशियल है। इन फ्यूचर अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना ही है थोड़े में। सो थैंक यू सो मच once again.